अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। पाक भारत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के क़याम से लेकर आज तक दोनों ममालिक में ज़ेर बहस रहे हैं। ऑफिशियल जंगें हो चुकी हैं जो 48 में एक हुई, फिर 65 में, फिर 71 में, फिर कारगिल का वाक़या हुआ, सियाचिन का मामला हुआ, डिस्प्यूट्स हमारे बेपनाह हैं। लेकिन क्या ये रिलेशनशिप लव एंड हेट रिलेशनशिप है? क्योंकि एक दूसरे की हम गाने भी सुनते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे के सेलिब्रिटीज़ को भी जानते हैं। पाक भारत जब क्रिकेट का मैच होता है, ये सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म क्रिकेट मैच होता है जो दोनों मुल्कों के लिए सबसे ज़्यादा जो ग्लू हो जाते हैं लोग टेलीविज़न स्क्रीन के साथ। अब जो नई हुकूमत आई है 5 जून को, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जब हल्फ लिया, उससे पहले भी उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश का इजहार किया। हाल ही में सरताज अजीज़ मिशर खारजा भारत से होकर आए हैं। गो के इस मौजू पर उनका कहना यह है कि दोनों दिल्ली में और यहाँ इस्लामाबाद में अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस मौजू पर मीडिया से बात नहीं की जाएगी। सो वो इस बात में मौजू पे कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। BBC के एक प्रोग्राम में दिल्ली में उन्होंने बात की थी, वापस आके वो उस मौजू पर बात करने को तैयार नहीं है। पाक भारत ताल्लुकात इस वक्त कहाँ खड़े हैं जबकि भारत में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और यहाँ पे तस्वुर ये है कि शायद नरेंद्र मोदी वहाँ पे अगले वज़ीर आज़म होंगे, जो कि वहाँ की ज़ाहिर है कि एक इंतहा पसंद तंजीम के सरबराह हैं। और गुजरात का एक बहुत बड़ा सानिया गुजरात का एक उनके साथ एक बहुत बड़ा एक टैग लगा हुआ है। सो क्या उनके आने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि पाक भारत ताल्लुकात होंगे या कांग्रेस दोबारा से हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? ये हमारे मौजू हैं। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं भारत से आए हुए, जो कि पाकिस्तान पहली मरतबा आए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर किंगसुक नाग, और इनके साथ तशरीफ फरमा है रोजनामा दुनिया के ग्रुप एडिटर जनाब नज़ीर नाजी साहब, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाक अफवाज के साबिक तर्जुमान मेजर जनरल अतर अब्बास साहब। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और तीनों को सलाम पेश करता हूं। चूंकि हमारे मेहमान जो भारत से आए हैं, गुफ्तगू का आगाज़ इनसे करते हैं। पहली बात तो यह कि वेलकम, आप पाकिस्तान पहली दफ़ा आप आए, आपको वेलकम करते हैं। अब ये बताइए कि पहले तो दिल्ली की सिचुएशन बताइए कि यानी जो वज़ीर ख़ारजा भी सरताज अजीज़ होकर आए हैं, तो एक तो उन्हें कैसा वहाँ रिसेप्शन मिला, क्या एनवायरनमेंट है इंडिया का, और पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कोई उम्मीद है? यहाँ भी पाकिस्तान बैशिंग हम देखते हैं मीडिया पे ज़्यादा। पाकिस्तान बैशिंग तो होता है इंडिया में, अभी इलेक्शन का माहौल भी है तो ये तो चलता रहेगा। बट एट द पीपल टू पीपल लेवल देयर आर नो डिफरेंसेस, बट एट द गवर्नमेंट लेवल आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। इसलिए जो रिलेशंस है वो बेहतर नहीं हो पा रहे और हमने बहुत दूरी है, इसलिए दूरी है। देखिए, मैं जब आया था इंडिया से पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को बोला कि मेरे को रोमिंग करा दीजिए मेरे फ़ोन पे पाकिस्तान का। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत ही अजीब सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज तक हमको किसी ने नहीं बोला कि आप पाकिस्तान में रोमिंग दिलाइए। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, एक ही मुल्क है जिसके साथ इंडिया का रोमिंग नहीं है, और पाकिस्तान इकलौता वैसा ही मुल्क है जो आप बाई फुट क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर। तो मतलब वी आर सो नियर बट सो फार, कितने पास कितने दूर। तो इसलिए, और मैं जब यहाँ पाकिस्तान में आया तो आई वॉज वेरी सरप्राइज ऑल्सो। जब हम यहाँ के पेपर्स देखे तो वहाँ के टेलीविज़न सीरियल भी शायद यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, वहाँ के मूवीज़ भी यहाँ दिखाए जा रहे हैं। मतलब पीपल टू पीपल आर वेरी क्लोज, पर एट द ऑफिशियल लेवल देयर आर डिफरेंसेस। पॉलिटिकल पार्टीज रेज दिस बोगी ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया, एंड आई सपोज इन पाकिस्तान देयर इज द बोगी ऑफ इंडिया। सो वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। जब ये होगा तभी अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, मैं समझता हूँ। नाजी साहब फरमाइएगा कि यहाँ पे अब जो इंडिया बैशिंग है पॉलिटिकल कैंपेन्स में उस तरह नजर नहीं आती। मतलब शायद ये अब सेलेबल कमोडिटी पाकिस्तान में कहा जाता है कि नहीं है, इंडिया में है पाकिस्तान बैशिंग, क्या ये दुरुस्त है? पाकिस्तान में अभी वो सिचुएशन नहीं है जिसमें इंडिया बैशिंग को एक्सप्लॉइट किया जा सके, पॉलिटिकल माइलेज उससे कोई ली जा सके, इसलिए ये सिलसिला थोड़ा फ्रीज हुआ है। इंडिया में चूँकि इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इसलिए वहाँ पर ये सौदा काफ़ी बिक रहा है। तो ये हमारा जो है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक हस्बे ज़रूरत इसको निकाला जाता है। ये फ्रीज़ रहता है आमतौर पे, लेकिन जब भी किसी एक फ्रीक को, पॉलिटिकल पार्टी हो या सिटिंग गवर्नमेंट हो या क्राइसिस में आई हुई गवर्नमेंट हो, तो वो एंटी इंडिया स्लोगन जो है वो उनको सहारा देता है। जनरल साहब फरमाइएगा कि आप इस मौजू पे क्या कहेंगे कि यानी वो उस तरह की इंडिया बैशिंग यहाँ पे अब मतलब सियासी कैंपेन्स में अभी इलेक्शन हाल ही में हुए देखने में नजर नहीं आई, लेकिन भारत में पाकिस्तान बैशिंग बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, मेरी ज़ाती राय में ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। वहाँ जो देखने में आया है कि अक्रॉस द डिवाइड ये बैशिंग जो है एक इस्तेमाल होती है, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे वो पार्टी बेसिस पे हो, मीडिया के लेवल के ऊपर हो,
पब्लिक को एक इश्तियाल में लाना, उनके जज्बात से खेलना, उन्हें वाक़यात को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये बहुत ज़्यादा हमने देखा है ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर। और उसके बरक्स हम अपने तरफ जब देखते हैं तो एक इलेक्शन हुआ, उसमें नॉन एग्जिस्टेंट था इंडिया बैशिंग। किसी ने इस सवाल को ना उठाया, ना इसको किसी ने इस्तेमाल किया। उसी के साथ साथ हम अपने मीडिया को देखते हैं तो वो इस तरीके का रद्द अमल भी नहीं आता है। अगर इंडियन मीडिया जिस तरीके की पाकिस्तान बैशिंग कर रहा होता है, उसके रद्द अमल में भी हमारा मीडिया जो है एक बुर्दबारी, एक समझदारी, एक मैच्योरिटी की अप्रोच जो है वो नज़र आ रही होती है। तो ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क हो गया है। और इसी तरीके से हम अगर अपनी सियासी क़ुव्वतों को और पार्टीज़ को देखते हैं तो ये है कि जो हुकूमत में पार्टी होती है वो इस्तेमाल करती है इस कार्ड को, लेकिन उसके बरक्स जो बाकी पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है और मुख्तलिफ पब्लिक धड़े हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें हमें नज़र आता है कि एक बुर्दबारी, समझदारी और एक वसत सोच की नज़र आती है कि जिसमें कि ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ये सब के फ़ायदे में हैं, इसमें सबको फ़ायदा होगा। तो ये फ़र्क जो है हमें काफ़ी वाज़ेह नज़र आता है। ये नाग साहब, ये इसकी वजह क्या है? इंडियन मीडिया के बिहाफ पे आप क्या कहेंगे? उससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। आज पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान में इंडिया बैशिंग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका एनिमी नंबर 1 यूएस हो गया है। तो ये यूएस जो आपके सामने मंडरा रहा है, जो ड्रोन अटैक्स कर रहा है, आपकी कंट्री की इंटीग्रिटी को अटैक कर रहा है, तो उसको देख के जो आप लोगों की जो मीडिया और पॉलिटिशियंस का जो नज़रिया है वो डिफरेंट हो गया। ये नंबर 1 ये है। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया में वही सिचुएशन में हम अभी भी हैं जो पाकिस्तानी मीडिया भी पहले थे। सो दोज चेंजेस आर नॉट हैपनिंग। और इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के पहले बहुत सरगर्मी होती है तो इसलिए हो रहा है। वैसे आज मैं मीटिंग में गया था जहाँ नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने पॉइंटेडली मेरी तरफ देख के बोला कि देखिए हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इंडिया का इशू रेज नहीं किया, हम कर भी नहीं रहे और करेंगे भी नहीं, और आप अपने जाके देश में बताइए। तो उस बात से तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। पर कारण तो इसका यही है जो मैं आप समझते हैं। अब ये बताइए कि क्या मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है? नरेंद्र मोदी को आप किस तरह से देख रहे हैं कि वो? नरेंद्र मोदी एक कंटेंडर है, बीजेपी एक कंटेंडर है, कांग्रेस पार्टी दूसरी कंटेंडर है और बहुत सारे छोटे पार्टीज भी कंटेंडर हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से आजकल 15% माइनॉरिटी है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं आ सकती जब तक वो माइनॉरिटीज़ को अपने साथ ना लेके चले। जिस पार्टी को माइनॉरिटी के वोट्स मिलेंगे, माइनॉरिटीज़ इंडिया में है 12.5% मुस्लिम्स प्लस 2.5% क्रिश्चियन, सिक्स एक्सेट्रा। जो भी पार्टी को माइनॉरिटीज़ का वोट मिलेगा वही उसी की सरकार बनेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये आपको पाक भारत यानी ताल्लुकात में कोई बेहतरी, कोई कंक्रीट आपको बात को होती हुई नजर आती है? नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिशात हैं ये पूरी होती दिखाई देती हैं? मेरा ख्याल है कि अब सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में कुछ जो फॉरेन प्लेयर आप घुस आए हैं अपने अपने मकासद के तहत, अब वो भी एक मेजर पार्ट प्ले करेंगे। मसलन अमेरिका अब जो कि अफगानिस्तान में बैठ गया, अब उस वापसी का तो कहानी है ना। अड्डे वड्डे वो रखेंगे यहाँ, और उसके बाद अपनी पपेट गवर्नमेंट रखेंगे। उसको इंस्टॉल करने में उन्हें कुछ मुश्किल पेश आएगी, कुछ अर्सा वहाँ रहेगी, खाना जंगी या झड़पें, लेकिन फाइनली मेरा ख्याल वो स्टेबलाइज कर जाएंगे वहाँ। लेकिन वो हो ना हो, अमेरिका तो सारी दुनिया में होता ही है। उसका फ्लीट यहाँ खड़ा हुआ है, उसके अड्डे यहाँ पर हैं, कतर में बैठा हुआ है। तो ये सारा आप मंजर देखें तो उसमें अब अमेरिका इज़ मोर एक्टिव प्लेयर माजी के मुकाबले में। तो अब हमें उसको भी देखना होगा कि उसका मुफाद क्या है। उसके मुफाद में इनका तसादुम है तो हम दोनों ना चाहते हुए भी कशीदगी की सूरत हाल में आएंगे। और अगर उसके मुफाद में पीस है, अमन है इन दोनों के दरमियान, तो फिर हम अच्छी समत में बढ़ सकते हैं। लेकिन अब हम इंडिया और पाकिस्तान के बस में यहाँ का अमन नहीं रह गया। पहले इनके इख्तियार में था, अब नहीं है। जी जनरल साहब, आप इस पे क्या फरमाएंगे? देखिए, मेरी राय में चूँकि जो इक्तसादी दुनिया के इक्तसादी और सलामती के माहिरीन हैं, उनकी राय ये है कि ये एक एशियन सेंचुरी है और एशिया ने तरक्की करनी है। इस परवाज़ में साउथ एशिया शामिल होना चाहता है, नहीं होना चाहता, एशिया ने आगे बढ़ना है, क्योंकि बाकी खत्ते जो हैं वो बहुत आगे निकल रहे हैं और जो हमारा जनूबी एशिया का खत्ता है वो बहुत पीछे है। और उनके मुताबिक जब तक जनूबी एशिया के ममालिक आपस में
जो खुलफशार है, जो तनाज़ात हैं, उनको दूर करके या साइड पे रख के एक दूसरे से मुंसलिक नहीं होते हैं, कनेक्ट नहीं होते हैं, जब तक वो जो एक ज़रूरत है इक़्तिसादी तरक्की की, जिसे कि पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ का जो है इस कनेक्टिविटी की वजह से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ने का उसका इम्कान है, जब तक वो नहीं होता है तो एशियन ये साउथ एशिया जो है, जनूबी एशिया, ये बहुत पीछे रह जाएगा। लॉन्ग टर्म की उनकी ये फोकस है, 30 ईयर्स है, 50 ईयर्स है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसे इस खत्ते में एक ऐसी इसकी जगह है, लोकेशन है जो कि हब है, ये कनेक्ट करता है मुख्तलिफ इलाकों को, मुख्तलिफ खत्तों को। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को ये भी देखना है कि ये चीज़ें जो इसकी वैल्यू है और इसकी जो अहमियत है, ये टाइम बाउंड है, ये वक्त है जिसमें कि ज़रूरत है खत्तों को कनेक्ट होना है। पाकिस्तान उसमें अगर कनेक्ट होता है तो उसकी अपनी इक़्तिसादी मुश्किलात दूर होती हैं, जब वो दूर होती हैं तो सियासी मामलात जो हैं वो भी कंट्रोल में आते हैं, तनाज़ात दूर होते हैं और आवाम को, पूरे खत्ते की, पाकिस्तान की अपनी आवाम को फ़ायदा होता है। ये एक मौका है जो जनूबी एशिया के ममालिक के पास है। इस वक्त जो नज़र आ रहा है, चूँकि हिंदुस्तान में एक इलेक्शन का माहौल है और इस वक्त मैं नहीं समझता कि जो दोनों तरफ की क़यादत है वो कोई एक अहम कदम या ज़रूरी कदम उठाएगी जिससे कि मामलात जो है वो दुरुस्ती की तरफ चलें। मैं समझता हूँ कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता मामलात इसी तरह चलेंगे, लेकिन उसके बाद दोनों क़यादत, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, क्योंकि ख़त्ते में अगर ये दोनों मुल्क अपने तनाज़ात को मैनेज कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, रेजोल्यूशन बात की बात है, वो लॉन्ग टर्म है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट हैं, एज ओल्ड डिस्प्यूट्स हैं, इनको तय होते हुए वक्त लगता है। लेकिन अगर इसको मैनेज कर लें और एक दूसरे के फ़ायदे के लिए, मतलब एक जगह रॉ मटेरियल है, दूसरी जगह इंडस्ट्री है, तीसरी जगह मार्केटिंग है, ये सब चीज़ें बाकी खित्तों ने अपनाई हैं और बहुत आगे निकल गए हैं। इसको देखते हुए कि अपने अंदरूनी खुलफशार दूर करें और तनाज़ात को मैनेज करें तो ये सबके फायदे की बात होगी और ये फ्यूचरिस्टिक है। वरना ये खत्ता इसी तरह रहेगा, अपने आपस के तनाज़ात और दूसरों को इल्ज़ामात देता रहेगा। सॉरी, आई हैव टू इंटरप्ट यू है, बट वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद यहीं आपसे मुलाकात होती है। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। जी वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की, और नज़ीर नाजी साहब को ये कहना है कि अब इस ताल्लुकात में एक किरदार बुनियादी अमेरिका का भी है। अच्छा, अमेरिका जो है ना जी, उनका यानी आपको क्या नजर आता है कि वो यानी एक तरफ से तो थ्योरी ये है कि वो दोनों को चूंकि असला बेचने में इंटरेस्टेड है, लिहाजा जंग की सूरत बरकरार रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी नजर आता है कि वो दबाव डालते हैं कि नहीं, भारत के साथ आप अमन करें और दोस्ती की तरफ जाएं। मतलब कहा यह जाता है कि वाजपेयी जो लाहौर आए थे उसमें बिल क्लिंटन की भी ख्वाहिश थी। क्या वो तो हर एक की, ये डेमोक्रेट्स जो हैं ये हमेशा से ज़्यादा चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात, लेकिन अमेरिका की जो हुकूमत होती है वो सियासतदानों के पास नहीं है। ठीक है, वो वहाँ के जो मल्टी नेशनल्स हैं या जो आपके वार इंडस्ट्री मेनली, वो बहुत डोमिनेट करती है वहाँ की पॉलिटिक्स में, बल्कि उनकी पॉलिटिक्स ही वार इंडस्ट्री के लिए होती है। क्योंकि जहाँ भी वो देखते हैं असला की जो फ़रोख्त है कुछ कम होगी, वो कहीं को नई जंग खुद छेड़ देते हैं जाके, फिर वहाँ वो मुल्क असला ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाता है। इस वक्त इंडिया, मेरा ख्याल है, मेरे भाई बताएंगे कि कम से कम एशिया में तो बिगेस्ट बायर है असले का, दुनिया में भी बड़े बायर्स में से, खरीदारों में से एक है। तो अभी उसने सोवियत यूनियन का जो ज़ख़ीरा किया हुआ है वहाँ असला, उसने उसको रिप्लेस करना है, और ये खरबों खरबों रुपए का है असासा। ये अमेरिका की वार इंडस्ट्री को जो रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है इंडिया का चल रहा है, सोवियत असला से उसके अमेरिकन या वेस्टर्न असले की तरफ आना, जो जाहिर है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। तो ये जो शिफ्ट है इसमें खरबों रुपए का खेल है। एक तो खैर पीस पीरियड में भी यही होगा, क्योंकि इंडिया अब अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, अपना रोल रीजन से बाहर निकाल के आगे ले जा रहा है, पैसिफिक में भी और इधर बहर एरिया में भी और सेंट्रल एशिया में भी। तो इंडिया के निशाने दूर दूर तक हैं, उसे एक्सपेंड भी करना है, उसके लिए भी इसे असला चाहिए। हमारा मसला दूसरा है, हम अब इंडिया से मुकाबले की दौर से निकल रहे हैं। अब हम को एग्जिस्टेंस के लिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए
हम अपना कुछ थोड़ा बहुत जो ज़रूरत का असला डिफेंस का, हम उसी हद तक जा रहे हैं। लेकिन इंडिया को अभी उसका इलेक्शन रोक रहा है। लेकिन आगे हमें बढ़ना है जिस पीस प्रोसेस की तरफ, जिसके यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ, वो हमें अगले 1 साल उसमें लगेगा। 6 महीने इलेक्शन में पड़े, 6 महीने हैं जी इलेक्शन मेरा ख्याल है, मई 2014। हाँ जी। और उसके बाद 4-5 महीने गवर्नमेंट को। अच्छा, इंडिया में अब गवर्नमेंट एक तो बनती नहीं, वहाँ कोलिशनें बनती हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट तैयार करने में, उसे कंपोज करने में 5-6 महीने, उसे स्टेबल होने में तो 1 साल का अरसा है। 1 साल के अरसे बाद कोई भी गवर्नमेंट जो बैठ के वो पॉलिसी बनाएगी और इम्प्लीमेंट करेगी, वो वक्त होगा जब इंडिया पाकिस्तान इस प्रोसेस को दोबारा शुरू किया जा सकेगा। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में नाग साहब, यानी अब तक जो नहीं दोस्ती की बात हो सकी, तो इसमें आप ज्यादा दोनों मुल्कों की क़यादतों को जिम्मेदार समझते हैं, या क्या आपके नजदीक भारत ज्यादा जिम्मेदार है कि वो बड़ा मुल्क है, वो जरा बड़ाई दिखाता, मैं तो हम पाकिस्तान बाहर एक सिटिंग इन इंडिया, भारत में बैठे हुए हमको जो दुश्मनी, जो लैप्सेस दिखेंगे वो पाकिस्तान की दिखेंगे। क्योंकि नंबर 1, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंजेस उतने हैं नहीं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू हमको मालूम नहीं। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमको मालूम नहीं, जो ऑफिशियल लाइन फीड होगी वही लाइन वहाँ का प्रेस भी देगा। तो इसलिए सबसे फर्स्ट थिंग ये करना है कि कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाने। दूसरा चीज़, जैसे जनरल साहब ने बोला, ट्रेड को बढ़ाना है। ट्रेड को बढ़ाने के लिए इंडिया पाकिस्तान से बहुत सालों से MFN स्टेटस मांग रही है, वो मिला नहीं है। जैसी मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटी स्टेटस दे देंगे तो ट्रेड विल गो बाई लीप्स एंड बाउंड्स। तो उसके बाद, क्योंकि आप लोग भी जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो दूर से करते होंगे, उसके प्राइस हम इंडिया से कम प्राइस में आपको मिल सकता है। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए कि एक तरफ तो ये मामलात हैं, जाहिर है ट्रेड की बात भी है, ख्वाहिशात भी हैं वगैरह, लेकिन दूसरी जानिब से दोनों तरफ से ये इल्ज़ामात हैं कि मतलब इंडिया में वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो सीधा ब्लेम पाकिस्तान पे आता है। मनमोहन सिंह जो हैं अभी अक़वाम मुत्तहिदा में कह रहे हैं कि एपी सेंटर है पाकिस्तान टेररिज्म का। बिलफर्ज उनकी बात अगर ये मान भी ली जाए, इस एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो किसको हो रहा है? मेरे ख्याल में इससे कोई इख्तलाफ नहीं करेगा कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी कौम को जितना इस दहशतगर्दी से नुकसान पहुंचा है, मेरा ख्याल में दुनिया के किसी मुल्क को इतना टेररिज्म से नुकसान नहीं पहुंचा है। आप देख लें, इदारे जो है वो बहुत से गैर फाल हो गए हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है वो दहशतगर्दों के कंट्रोल में चला गया है। आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदात नहीं हो रही हो, और मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें तकसीम हुआ है मुल्क और कौम और सियासी पार्टीज़ जो हैं। अगर एक सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि मुंबई में जो हुआ वो सही हुआ, बल्कि उसको पाकिस्तान ने कंडेम किया है, लेकिन एक दहशतगर्दी के वाक़े को इस तरीके से वो बना लेना कि पाकिस्तान उसमें मुलव्विस है और जब तक इसका फ़ैसला नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ। जब 2001 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तानी रियासत ने फ़ैसला किया था कि फ़ौज को मोबिलाइज करके बॉर्डर पे पहुँचा दिया था, और पाकिस्तानी क़यादत ने भी ये फ़ैसला किया था कि जवाबी कार्रवाई में हम भी बॉर्डर पे चले गए थे, और आई बॉल टू आई बॉल हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फ़ौज एक दूसरे के सामने आ गई थी। इससे क्या सबसे बड़ा मसला क्या हो गया था? जो पॉलिटिकल कंट्रोल वॉर का होता है, जंग का सियासी कंट्रोल जो होता है, वो फ़ौज के हाथ में चला गया था। दोनों तरफ की फ़ौज के पास ये कंट्रोल हासिल हो गया था। अब एक सोल्जर एक इलाके में अगर फायर कर देता तो आप समझें ये जंग जो है, क्या ये कहाँ तक जाती? क्या ये न्यूक्लियर उसके अंदर शामिल हो जाती, चली जाती, न्यूक्लियर को क्रॉस कर जाती जो लिमिट्स हैं? और बाद में क्या हुआ? जब डी एस्केलेशन हो गई, दोनों फ़ौजें वापस चली गईं, तो क्या फ़ैसला आया था हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट का? मेरे ख्याल में यहाँ भाई जो बैठे हैं वो बताएंगे कि कौन जिम्मेदार उसका ठहराया गया था, पाकिस्तान का उसमें कितना पाकिस्तान मुलव्विस था। तो इस किस्म की जज्बाती फ़ैसले और जोश में आके फ़ैसले करना, मेरा ख्याल है कि हम बहुत बचे हैं बाल उस जंग से जिसके के बहुत ख़तरनाक नताइज निकल सकते थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर एक दूसरे से जब तक हम बातचीत के दरवाज़े नहीं खोलेंगे
तो छोटे मसले जो हैं वो भी बड़े मसले बनते जाएंगे। तो वक्त हुआ जी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद दोबारा आपसे ये मुलाकात होती है। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। जी वेलकम बैक। नाइसा, फरमाइएगा कि अफगानिस्तान और इंडिया, यानी इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में क्या उसे इस हवाले से कोई खदशात हैं क्या यहाँ पे? मतलब और अगर मतलब इधर भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ भी इंडिया है, एक तरह से टेररिज्म की जंग में हम फंसे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सारी इन्वॉल्वमेंट का जो है बायस ही इंडिया है, क्योंकि आप जानते हैं करज़ई साहब पहले तो जब अमेरिका आया था वहाँ तो हमने तो उसकी काफ़ी उसकी मदद की थी, तावन कर रहे थे उससे, लेकिन जब से उन्होंने करज़ई को ला के बिठाया उसी वक्त से आप देखेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में फ़र्क आना शुरू हो गया। जिस कदर हम ज़्यादा एहतियात कर रहे थे करज़ई के मामले में, उसी कदर करज़ई हुकूमत सख्त गिरी इख्तियार करती गई और हमारी इस्टेब्लिशमेंट में ये तसव्वुर आ गया कि अमेरिका इसको मुसल्लत कर रहा है वहाँ। उसके मुसल्लत होने का मतलब ये है कि सारा उससे इंडिया से उसके ताल्लुकात हैं। वो जितनी ट्रेनिंग उसकी आ रही है, जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जितना कंस्ट्रक्शन वर्क आ रहा है, जितना ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग के सारे सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग के जितने काम है वो इंडिया के सुपुर्द हुए। जब आप ये देखते हैं तो जाहिर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट में या हमारी हुकूमत में या हमारे अवाम में भी ये तासुर पैदा होता है कि यहाँ पर इंडिया क्यों अपने बेसिस बनाए। बेसिस हम तो उसे बेसिस समझते हैं जो कहते हैं, क्योंकि इंडिया ने वैसे भी जो कौशल खाने खोले हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जो अफ़गानिस्तान में जितने दरकार हैं उनको, और वहाँ पे ये भी खबरें हैं कि वो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये तो एक चीज़ है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के जितने झगड़े हैं वो एक जगह नहीं है, वो शुरू तो कश्मीर से हुए थे, लेकिन उसमें बढ़ते बढ़ते उसमें ये उसके कश्मीर ही के जो है डिस्प्यूट है उसका नतीजा है कारगिल डिस्प्यूट, दुरुस्त, जो एक नया बन गया, सिर क्रीक एक और बन गया, उसके बाद अब अफ़गानिस्तान। तो बजाय इसके कि हम जो शुरू से अगर हम अपने जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे उन्हें सॉल्व कर लेते तो फिर ये उसके अंडे बच्चे ना निकलते। अब उस झगड़े के नतीजे में इतने नए झगड़े पैदा हो चुके हैं इंडिया पाकिस्तान में कि एक एक को साफ करते करते ही बहुत अरसा लगेगा। आप फरमाइए जी कि अफगानिस्तान में भारतीय दिलचस्पी की वजह क्या है? इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस है बहुत सेंचुरीज ओल्ड है। पाकिस्तान तो इंडिया का ही पार्ट था और अफगानिस्तान के साथ इंडियन करेंसी जो था अफगानिस्तान में एक्सेप्टेड टेंडर था टिल 1962 और 63, और जो काबुली वाले हैं अफगान लोग इंडिया में आते थे, बिजनेस करते थे, तो वो दिलचस्पी है। प्लस अफगानिस्तान में रिकन्स्ट्रक्शन होना है, इंडिया में बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम चाहते हैं, तो ये सब काम हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है। हामिद करज़ई का इंडिया के साथ पुराना लगाव है क्योंकि उन्होंने अपना एजुकेशन पाया है शिमला में, तो ये रीजंस हैं। देहरादून शिमला ही थी शिमला। अच्छा जी, जनरल साहब आप फरमाइएगा कि अफगानिस्तान में जो भारतीय यानी जो प्रेजेंस है वो हमारे लिए तशवीश का बायस आपके ख्याल में क्यों है? देखिए, जो हम समझते हैं कि मेरी ज़ाती राय में कि जब तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस मसले के ऊपर ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी दोनों तरफ बॉर्डर के हो रही है, जब तक ये इनके सिक्योरिटी इदारे, खुफिया इदारे, इनकी अफवाज, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये मिल के बैठ के इसको तय नहीं करेंगे, यानी आपका मतलब है अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहीं जाने, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जब तक ये आपस में तय नहीं करेंगे बैठ के मसले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे और कोई मुत्तफिक इस पे नहीं होंगे, तब तक ये इस इलाका जो है ख़ास तौर पे जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का और अंदरूनी इलाके भी दोनों ममालिक के, इनमें ये दहशतगर्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये काबू में नहीं आएगी। इसी के अंदर जो हम देखते हैं कि जो भी नॉर्दर्न अलायंस है जिससे कि पाकिस्तान के माजी में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं, उनकी जो नेक्सेस है या उनके जो ताल्लुकात इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं वो वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। बज़ाहिर आवाम को, लोगों को या दुनिया को शायद इस वे में बज़ाहिर नहीं नज़र आते हों, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ मैक्रिस्टल, जनरल मैक्रिस्टल जब अफ़गानिस्तान में थे, उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन अफ़गानिस्तान विल एक्सजर्बेट टेंशंस इन द रीजन। हालिया जो सेक्रेटरी हैं दिफा के अमेरिका के चक हेगल्स, उन्होंने खुद रिकॉर्ड पे हैं कि इंडिया इज़ इन्वॉल्व्ड इन पाकिस्तान बलोचिस्तान थ्रू अफ़गानिस्तान। ये चक हेगल्स
जो कि एक इंतहाई सीनियर और ज़िम्मेदार अफसर हैं। तो इसी के साथ जब हम देखते हैं कि इंडियन इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और वो इस इल्ज़ाम को रद्द करते हैं, लेकिन हमें जो नज़र आता है कि बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे जो खुफिया इदारे हैं अफ़गानिस्तान के, उनकी पुष्ट पनाही, उनकी सपोर्ट, उनकी इमदाद और ख़ास तौर पे वो दहशतगर्द तंजीमें जो हमारे इलाके में सरगर्म हैं, हमारे अंदरून जो जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ताने बाने जो है वहाँ जाकर मिलते हैं। तो ये एक तशवीश है। लेकिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है वो हमेशा से ये रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन आता है, किसी तरीके से भी अमन आए, पाकिस्तान उसको खुशामदीद कहेगा। जी नाग साहब, आप क्या कहेंगे इस बात पे? यानी कि जो जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि अफगानिस्तान में जो यानी चक हैगल की उन्होंने मिसाल दी है। देखिए ये बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट के बारे में एज अ मीडिया पर्सन इन इंडिया आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट और आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट, तो मैं तो नो कमेंट्स ही कहूँगा। और ये बात तो एकदम दुरुस्त है कि अफगानिस्तान में जो पीस लाना सबकी हित में है, पाकिस्तान के हित में भी है, इंडिया के हित में भी है। जब वहाँ पीस आएगा तो और रिकन्स्ट्रक्शन वर्क होगा, तो इंडियन कंपनीज़ को मिलेगा, पाकिस्तानी कंपनियों को भी मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी दोनों कंट्रीज़ में। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की इकॉनमी बहुत बेहतर तो है नहीं, तो इसलिए हमको पीस की तरफ जाना है, गुड कल्चरल रिलेशन बनाना है, गुड इकोनॉमिक रिलेशन बनाना है, यही चाहते हैं हम लोग। तो अफगानिस्तान में आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत कभी मिलकर अफगानिस्तान के पीस के लिए काम करें? पहले इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसके बाद ही आगे पीस के लिए मिल के काम करेगा ना। बिल्कुल। तो जब यही नहीं मिल रहे अपने सरजमीन पर, अपने जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं उन्हीं में वो स्मूथनेस नहीं ला रहे, उन्हीं में वो कोई सॉफ्टनेस नहीं ला रहे, तो बाहर मिलकर क्या काम करेंगे? ये बाहर तो लड़ेंगे जी। देखिए ये जो टेंशन है इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज़ नॉट बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी। ये जो कंपनीज हैं जो इंडियन एंड पाकिस्तानीज, हाँ इंडियन एंड पाकिस्तानी, सो इंडियन कंपनी है और पाकिस्तानी कंपनी है। मैं समझता हूँ कि दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनी इज नॉट इंडिया एंड पाकिस्तानी कंपनी इज ऑल्सो नॉट पाकिस्तान। इन अदर वर्ड्स इंडिविजुअल लेवल पे, इवन कॉर्पोरेट लेवल पे आई डोंट थिंक देयर इज राइवलरी। लेकिन वो कंपनी जो कंपनी प्राइवेट काम करेगी उधर दिल्ली में पकड़ा जाएगा, उसका मालिक राउट उठा के ले जाएगी वो कंपनी का यहाँ वो अंडरस्टैंडिंग आना पड़ेगा। वो तभी होगा जब कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेंगे। जैसे वीज़ा की बात है, आज नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वीज़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ख्वाहिशात तो सबकी हैं, मैं तो प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल स्टेप्स तो जानते हैं आप इतनी आसानी से होता नहीं है। इट विल टेक a long period of time, but we hope that it will happen one day. And when I say one day, I don't mean 50 years later. I'm sure in 2, 3, 4 years it will happen. Let's hope for better। जी वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, इसके बाद ये मुलाकात होती है। देखते रहिए दुनिया में। जी वेलकम बैक। जनरल साहब फरमाइएगा कि ये जैसे नाग साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी कंपनीज और भारतीय कंपनीज मिलकर अफगानिस्तान में इकट्ठे काम कर सकती हैं, आपके ख्याल में ये मुमकिन है? जी देखिए, एकदम से तो ये चीज़ें नहीं होंगी। इन हालात को इस नहज तक लाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है PMLN की, उसमें हमें नज़र आता है कि एक पॉलिटिकल विल इस पार्टी की, ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हैं, उनकी पूरी पर्सनैलिटी में और उनका जो मौक़िफ़ रहा है हमेशा से, वो उसमें हमें एक वाज़े फ़र्क नज़र आता है हिंदुस्तानी क़यादत और पाकिस्तानी क़यादत में। मेरा ख़्याल है इस वक्त बहुत जिसे कहते हैं सुनहरी मौका या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, इक़्तिसादी मुश्किलात हैं, दहशतगर्दी से निपटना है पाकिस्तान में, मशीयत कमज़ोर है इस वक्त पाकिस्तान की, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात शायद पाकिस्तान में इतना आगे नहीं है जितना हिंदुस्तान है। लेकिन ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में एक सलाहियत है, एक लोगों में एक जज्बा है, और इंशाल्लाह ये इस पे अच्छी हुकूमत के साथ और सियासी कारकर्दगी, हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान इनसे छुटकारा पा लेगा। लेकिन इसका कोई मुस्बत जवाब नहीं नज़र आता है। और वहाँ जो हमें नज़र आता है कि मोस्टली जैसे सियाचिन के ऊपर पाकिस्तान फ़ौज ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उस मामले को हल किया जा सके, रियासत ने लिया, हुकूमत भी साथ थी। लेकिन हमने देखा कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने पूरा जिसे कहना चाहिए सियासी प्रोसेस जो था उसको अंडरमाइन कर दिया, वहाँ उसको सैबोटाज कर दिया और कोई बातचीत उस पर आगे नहीं बढ़ सकी।
मेरे ख्याल में ज़रूरत पॉलिटिकल रिजॉल्व की है, जो कि इस वक्त तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा हिंदुस्तान में। हो सकता है कि जब इलेक्शन हो जाएं तो उसके आगे ये फहम, ये दानिशमंदी वहाँ इसका मुजाहरा हो। आपका ये तस्वुर क्या है कि भारतीय फौज का जो असर अब हम देख रहे हैं सियासत में बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसकी यानी फिर अब ये पाकिस्तान की अकेले ख्वाहिश से तो ये दोस्ती नहीं होगी। देखिए जी, ये जो फौज जो हम पहले गलती कर बैठे हैं कि हमने कशीदगी भारत के साथ जो है उसको कम नहीं होने दिया, बरकरार रखी, और फिर हम तनाज़ात के हल की तरफ न भारत गया न हम गए। तो हम चूँकि छोटा मुल्क थे तो हमें अपनी जो थी भारत के मुकाबले में जो मिलिट्री प्रेपरेशन वो हमें ज़्यादा करनी पड़ी, तो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो गई। तो नतीजा क्या हुआ कि उसका रोल बढ़ गया मिलिट्री का हमारे फेज में। इंडिया भी मुसलसल उसको बढ़ाता चला जाता है, अपनी जा रहा है मिलिट्री उसकी अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा, क्योंकि अब वो स्ट्रेटेजिकली इतना ताकतवर हो चुका है न्यूक्लियर पावर बनने के बाद। तो अब उसको ट्रेडिशनल आर्मी की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी उसे रखी हुई है। तो उसका नतीजा ओवरसाइज हो गई आर्मी भी उनकी ज़रूरियात से, जो उनकी डिफेंस की ज़रूरियात की है। तो उसका नतीजा ये है कि वो भी वहाँ के फेज़ में अब ज़्यादा मुदाखलत करने लगी है। भारतीय फ़ौज अब माजी वाली फ़ौज नहीं रही जो मुदाखलत नहीं करती थी। अब तो सचिन ग्लेशियर पे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जब कोई बयान देता है तो वही का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो उसको डिनाई कर देता है। लेकिन इंडिया को एक एडवांटेज मिलेगा ज़रूर, वो ये है कि वहाँ की दोनों तरफ की जो क़यादत है उसको एक तो पता है कि इंडिया की जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर उन्होंने कंसंट्रेट करना ज़्यादा वो करते जा रहे हैं। अब उसका नई जो हुकूमत आएगी उसके बाद उनका और बढ़ेगा इस सारी तरक्की का शोबा। तो इकॉनमी जो है वो पीस मांगती है। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि उसके बाद जब भारत सेकंड जर्नी शुरू करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उस वक्त मेरा ख्याल है पीस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देगा। जी नाग साहब बताइए, भारतीय फौज का ये बढ़ता हुआ रोल क्या चेंज है? नहीं, मैं नहीं मानता कि भारतीय फौज का बढ़ता हुआ रोल है, ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए रिकॉर्ड की बात नहीं, जब मनमोहन सिंह ने सचिन पे खड़े होकर कहा था कि इसके अमन का पहाड़ बनाएंगे, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। जी, दूसरी बात है कि इंडिया की जो आर्मी है ये ओवरसाइज नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ ही नहीं है। इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स आर नॉट सेफ बिकॉज चाइना इज देयर एंड चाइना इज ट्राइंग टू डोमिनेट द एंटायर रीजन, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो या म्यांमार में हो। तो इंडियन आर्मी हैज़ टू एक्सपैंड। इट इज़ नॉट दैट हमारे एम्बिशन बढ़ रहे हैं। हमारे जो ये पूरा तिब्बत का इलाका है जहाँ से 11 नदियाँ निकलती है, पूरा एशिया की जो पानी आता है वहाँ से, इंडस का भी और गंगा का भी, ये सब वो कंट्रोल करती है चाइना। सो चाइना इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। सो चाइना को कंटेन करने के लिए भी इंडियन आर्मी का साइज बढ़ाना पड़ता है। दूसरी बात ये एकदम भी नहीं है, कोई आर्मी ऑफिसर पॉलिटिक्स में नहीं है, कोई आर्मी का रोल पॉलिटिक्स में नहीं है। सियाचिन के बारे में मैं जानता नहीं, एक दो स्टेटमेंट हुआ होगा। ये अभी जो सरकार है ये गिरती हुई सरकार है, इलेक्शन आ रहा है। यहाँ से अशफाक परवेज कहने जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने कहा था इसको अमन का पहाड़ बनाना चाहिए। हमारी फौज भी कह चुकी है कि हमारा दुश्मन नंबर 1 भारत नहीं है। तो वो फिर क्या बात है? फिर यानी यहाँ से तासुर बढ़ता है ना कि इंडियन आर्मी की प्रेजेंस, इन्वॉल्वमेंट तो पावर स्ट्रक्चर में, डिसीजन मेकिंग में आ गई। जैसे हम समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि जो आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की, इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन पीस। पर यही वाला सिचुएशन शायद इंडिया में आया आफ्टर गवर्नमेंट। आप ये मानते हैं ना, नवाज शरीफ अभी मई के महीने में तो आए हैं, तो ये वाला जो इलेक्शन के बाद होगा तो मतलब एक दो स्ट्रे इंसिडेंट। जी जनरल साहब, आप क्या फरमाएंगे? आपको भारतीय फौज का यानी डिसीजन मेकिंग में आपको बढ़ता हुआ किरदार देखते हैं, या नाग साहब का कहना कैसा नहीं है? जी बिल्कुल, दोनों तरफ अगर आप देखें, हमारे मुल्क में अपनी फ़ौज का असर और रसूख कम हुआ है। जो पावर फ़ौज के पास थी, हमने देखा पिछले कोई 6, 7, 8 साल से वो पावर निकल के नए पावर सेंटर्स बने हैं। मसलन जो अदलिया है वो एक नया पावर सेंटर है। मीडिया इंतहाई ताकतवर बल्कि बेकाबू किसी हद तक और उसके अलावा माजरत के साथ उसके अलावा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, लॉयर्स की तंजीमें, मुख्तलिफ और तंजीमें, बल्कि गैर रियासती अनासर जो हैं या जो धड़े हैं उनमें भी पावर गया है। तो फ़ौज का वो असर रसूख जो माजी में था वो अब उस तरह नहीं रहा जो कि रियासत की या हुकूमत की अमल दखल में वो शामिल होते थे। लेकिन बरक्स इसके हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हिंदुस्तानी फ़ौज का असर और रसूख बढ़ा है। आप उसका बजट मुलाहिजा कर लें कि बजट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जो गैप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के
दिफाई बजट में होता था वो आज कई गुना ज़्यादा है जो कि माजी में बहुत करीब होता था। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो ये फ्लॉड आर्गूमेंट है, क्योंकि ये एक चेन नहीं है कि चाइना चूँकि सुपर पावर बनना चाहता है, उसका अमेरिका से मुकाबला है, हिंदुस्तान को चाइना से ख़तरा है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ख़तरा है। देखिए, अगर हिंदुस्तान का ये आर्गूमेंट है कि वो चाइना से उसको ख़तरा है और इस वजह से उसकी ताकत, फौजी ताकत का बढ़ना ज़रूरी है, तो अगर आप इंडियन डिफेंस एक्विजिशन, जो वो हथियार, साजो सामान, जंगी साजो सामान जो ख़रीद रहा है, जो उसकी डिप्लॉयमेंट्स हैं, ये किसी से आप तज्जिया करा लें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, उस पर कितनी इंडियन डिप्लॉयमेंट है, और जो एक्विजिशन उसके फाइटर एयरक्राफ्ट्स, उसके टैंक डिविजन्स, उसके मैकेनाइज्ड कॉलम्स, ये जितने जो एक्सपेंसिव वेपन सिस्टम्स हैं, ये इंडिया क्या चाइना के खिलाफ इसने लगाए हुए हैं या पाकिस्तान के खिलाफ लगाए हुए हैं? तो हमें नजर आता है, एक आम तज्जियाकार को ये नजर आता है कि कोई 60% से ज्यादा ये सब कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे लगा हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए खरीदा गया है। फरमाइएगा कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और उसका नतीजा क्या होगा सब जानते हैं, उसके बावजूद ये जुनून खत्म क्यों नहीं होता? फाइनल वर्ड, और क्या कोई उम्मीद है कि कभी ठीक हो? देखिए, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर होने का तस्वुर था बुनियादी, वो यही था कि हमारा और इंडिया का मुकाबला ट्रेडिशनल आर्मी में या ट्रेडिशनल असला में हो नहीं सकता। हम सिर्फ यही है कि एक न्यूक्लियर एज में दाखिल हो जाएं और उसके बाद फिर एक बैलेंस हो जाएगा दोनों में, ताकि जो डिस्ट्रक्शन का एलिमेंट है वो बीच में से निकल जाएगा, दोनों का खौफ खत्म हो जाएगा और हमारा जो ट्रेडिशनल आर्मी में वो खर्च कम हो जाएगा। लेकिन हुआ उसके बरक्स, जैसे ही हम न्यूक्लियर हुए उसके बाद फिर वही अखराजात भी वही बढ़ते गए, वो भी बरकरार रहे, नए अखराजात भी आ गए। तो डिफेंस की तरफ तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, लेकिन वो जाहिर है वही मजबूरी है। अगर भारत की तरफ से कोई, जिसे कहते हैं हमारे मुहावरे में कि सुक्का सांस आए, सुक्का सांस वो भी नहीं आने देते, कोई ना कोई वो खड़ा किए रखते हैं इशू ऐसा कि हम, जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि हमारी एक साल, वो जो कहा है ना उन्होंने कि आई बाल टू आई बाल रहे हैं हम बॉर्डर पे, एक साल रहे हैं पूरा, एक साल आप बॉर्डर पे फोर्सेस को रख के आपका क्या हाल होता है, ये जो जिसका खर्च होता है उसको पता लगता है। तो ये, और दूसरा ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि एक गोली भी चल जाती तो न्यूक्लियर वार का खतरा आ सकता था। तो ये बड़े ऐसे जो लम्हात आते हैं ना बीच में, ये जो हमें इसको अब अवॉइड करना चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेजर शुरू करने चाहिए, और ये वो भी इनके यहाँ इलेक्शन के बाद ही शुरू होंगे, लेकिन वो करने तो पड़ेंगे दोनों को। सो फाइनल वर्ड ये है कि आप, डू यू सी एनी रे ऑफ होप? यस, मजबूरी है, करना पड़ेगा। ठीक है जी, फाइनल वर्ड नाग साहब। जनरल साहब कहते हैं जी आपका चाइना के बगैर, चाइना वाला आर्गूमेंट उन्होंने नॉकआउट कर दिया। वो तो कर सकते हैं नॉकआउट, बट वो सच नहीं है। चाइना इज अ मेजर पावर एंड चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है। चाइना इंडिया के बॉर्डर्स में खड़ा है, चाइना का नेवल बेस शायद पाकिस्तान में भी है, ग्वादर में वगैरह, एंड सो चाइना से तो इंडिया को बचना ही है। चाइना इंडिया को एनसाइकल कर रहा है चारों तरफ से, एंड ये वॉरफेयर इकोनॉमिक भी हो रहा है। एंड इंडिया, और वैसे मैं जहाँ बताना चाहता हूँ कि चाइना एंड इंडिया आर द लार्ज बिग ट्रेड पार्टनर्स, एंड चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, बट वो तो इकोनॉमी में है, बट देर इज टेंशन देर, सो दैट इज देर। सो पाकिस्तान इज सीन इन इंडिया एज, what should I say, will be in the ultimate event side possibly with China if there is something with India. So therefore, do you see any ray of hope? Of course, I agree with him. पूरा ray of hope है, because हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं दोनों, that is mutual deterrent. So I don't think there will be anything more than border clashes anymore. मेरे को लगता नहीं कि फुल स्केल वॉरफेयर होगा जैसे 71 में हुआ है या 65 में हुआ। खाली ये कारगिल हो सकता है, कारगिल से भी छोटा छोटा होगा, स्कर्मिशेस होंगे। मैं और आप दोस्त हों तो कोई आके आपके खिलाफ मेरे को बोले तो मैं उसके बाद मानूंगा ही नहीं, एंड वाइसी वर्सा। हम आपसे बात कर लेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। जनरल साहब, फाइनल वर्ड, डू यू सी एनी रे ऑफ होप? जी देखिए, मैं इनसे, अपने हिंदुस्तानी दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं, इनसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा न्यूक्लियर पे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने सबसे पहले ये इस बात का इरादा किया था, ऑफ़र किया था कि जनूबी एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन में डिक्लेयर कर दें।
ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफ़र था इंडिया को, लेकिन इस पे हिंदुस्तान राज़ी नहीं हुआ। जो भी उनके मसाइल थे, चाइना से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को लिंक किया हुआ है, वो ठीक है, हर मुल्क को अपने मफादात इख्तियार होता है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करे। उसके बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर धमाका किया। न्यूक्लियर जो होती है उसमें पैरिटी होती है। ये अगर हमारे पास 10 हथियार हैं तो आपके पास अगर 200 भी हों तो 10 हथियार वो काम करेंगे 10 शहरों के साथ, जो कि पूरे मुल्क को पता नहीं कितनी तबाही और कितना पीछे ले जाएंगे। तो न्यूक्लियर पैरिटी हो जाती है। अनलाइक कन्वेंशनल जो हिसाब किताब होता है कि एक फ़ौज बहुत बड़ी है, दूसरी कम है, तो उससे ख़तरा ज़्यादा रहता है। लेकिन जब दोनों न्यूक्लियर पावर हैं तो वो फिर MAD जो होता है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, उसके करीब कोई नहीं जाता है, इसलिए वो बैलेंस आ जाता है उसके अंदर। जी, वो दोनों में जो हो गया, लेकिन उसके ताल्लुकात बहरहाल वही खड़े हैं। जी, वो आपको फाइनल वर्ड बता दीजिए। देखिए मैं उसी पे आ रहा था। फाइनल वर्ड ये है कि ये बात सही है कि जब तक दोनों इलाके, दोनों ममालिक की अवाम का राब्ता एक दूसरे से नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक दोनों रियासती अदारों या हुकूमतों पे या सियासी जो पार्टीज़ होती हैं उन पे प्रेशर नहीं आएगा हालात सही करने का। जब अवाम एक दूसरे के करीब आएंगे तब उनकी हुकूमतों पे प्रेशर आएगा कि आप मामलात को सीधा करें, क्योंकि अवाम के दोनों तरफ की मफाद में नहीं है ये रंजिश, ये तनाज़ात, ये जंगें जो हैं वो दोनों के मफादात में नहीं है। तब जाके हालात बेहतर होना शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नाई साहब। वक्त हुआ जी प्रोग्राम का ख़त्म। अब जाहिर है कि लास्ट वर्ड यही हो सकते हैं कि अमन, पीस बुनियादी तौर पर हर इंसान की ख्वाहिश होती है, वो चीन में हो, भारत में हो, पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में हो। आम आदमी हमेशा अमन चाहता है, लेकिन वो तमाम के तमाम ग्रुप्स और लोग, सियासतदान, जिनका कारोबार, और फिर अमेरिका जाहिर है कि जिनका कारोबार, जिनके मौशी मफादात जंगों से वाबस्ता हो जाएं, क्या वो अमन कभी आने की इजाज़त देंगे? और क्या दोनों जानिब के जज्बात कम हो के लॉजिक और इमोशन कभी बैलेंस होंगे? दिस इज़ जो है ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है। वक्त हुआ प्रोग्राम का ख़त्म। तलाश का आपसे मुलाकात होगी अगले सैटरडे को। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।